सर, आप अंबेडकर साहब को महापुरुष मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, मैं उन्हें पुरुष मानता हूँ, महापुरुष नहीं। महापुरुष मानने का कोई एक एंगल बता दिया जाए तो हम मानने लगेंगे। वो ब्रिटिश शासन में पैदा हुए थे और मैं उन्हें महापुरुष इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो देश के आज़ादी के बहुत बड़े विरोधी थे। 1946 में उन्होंने ब्रिटिश वायसराय के पास एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने निवेदन किया था कि आप भारत छोड़ के न जाएं। यानी वो स्वतंत्रता के, देश के आज़ादी के बहुत बड़े विरोधी थे। ये बातें उन्होंने खुद अपनी किताबों में भी लिखा है। अच्छा, दूसरी बात मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि गांधी जी जिस समय असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, उस दौरान इन्होंने दलितों को तालाब में पानी पीने का एक आंदोलन शुरू किए। और वो आंदोलन नहीं था, बल्कि गांधी जी के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था। इनके जितने भी आंदोलन हैं अंबेडकर जी के, वो उसी समय हुए हैं जिस समय भारत में आज़ादी के लिए बहुत बड़ा क्रांति, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्रांति का बिगुल बज रहा हो। जैसे अब आपको बताऊं, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय की आपको बात बताऊं, उस दौरान हेलीकॉप्टर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पे गोली चलवाई जा रही थी और अंबेडकर जी उन क्रांतिकारियों को आतंकवादी तक बोले थे। उन्हें तो भारत रत्न दिया गया सर, और दलितों के मसीहा माने जाते हैं सर। वो देखे, ये वो राजनीतिक लोग चाहे जो बोले, उनको वोट लेना है, हमें वोट थोड़ी लेना है, हमें कौन सा चुनाव लड़ना है। हम तो आम जनता है, हमें तो सही बोलना है ना। वो बोले, उनका भाई अपना विचार है और हम भी अंबेडकर जी से नफरत नहीं करते, लेकिन अगर कोई उनके बारे में झूठ परोसता है, जैसे एक लड़का मुझसे मिलता है, कहता है अम्बेडकर जी विश्व के सबसे बड़े अधिवक्ता थे। हमने जब पता किया, पता चला अपने जीवन में वो 2 मुकदमा भी नहीं फाइल किए थे। अब बताइए विश्व के सबसे बड़े अधिवक्ता कैसे हो गए? वो तो हमसे भी बहुत छोटे अधिवक्ता थे, वो तो प्रैक्टिस भी नहीं किए। तो इस तरह की जो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जाती है, उसका मैं विरोध करता हूँ। लोग तो कहते हैं उनके पास 32 डिग्रियां थी सर। देखिए, वो पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 32 डिग्रियां वाली बातें भी पूरी तरह से बकवास है, पूरी तरह से फर्जी है। मुझे एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला। खुद उन्होंने अपनी किताबों में भी 32 डिग्रियों का कहीं कोई चर्चा नहीं किया। जब वो खुद नहीं स्वीकार किए कि हमारे पास 32 डिग्री है, फिर आजकल के जो ये चिलांडू टाइप के लोग हैं, वोट बैंक लेने के लिए ये बोलते रहते हैं, तो इनकी बातों को कैसे मान लिया जाए? मैं नहीं मानता। उन्होंने खुद नहीं स्वीकार किया तो हम कैसे बोल दें कि ये वो 32 डिग्री वाले व्यक्ति थे। जी सर। सर, असली संविधान निर्माता बाबा साहब थे या BN राव साहब थे? देखिए, BN राव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंबेडकर जी की अपेक्षा देखा जाए तो BN राव का योगदान 100 गुना ज़्यादा रहा है। अंबेडकर जी का योगदान के प्रति अगर विचार किया जाए तो इनका योगदान BN राव के अपेक्षा नगण्य रहा है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि संविधान निर्माण का श्रेय उस समय जितने भी मेंबर थे सबको जाना चाहिए, क्योंकि सबका कुछ न कुछ योगदान था। किसी एक व्यक्ति को श्रेय दे देना, ये अन्य जो मेंबर थे, जो अन्य सदस्य थे, जो उनकी छोटे या बड़े कम ज़्यादा जो योगदान रहे हो, ये उनका अपमान होता है। अब आजकल के राजनीतिक व्यक्ति, जो राजनेता लोग हैं, ये लोग पूरी तरह से अंबेडकर को संविधान निर्माता बोल देते हैं। ये सब केवल वोट बैंक के लिए होता है। हकीकत ये है कि ये जो उस समय जो अन्य मेंबर थे, ये उसका अपमान है और ख़ास तौर पे BN राव साहब का बहुत बड़ा अपमान है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि वो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट में वो बतौर जज काम किए हैं। पहले भारतीय व्यक्ति थे जो इंटरनेशनल कोर्ट में जज के रूप में कार्य। अब सोचिए कितने विद्वान व्यक्ति थे, कई देशों की यात्रा की, आप गहन अध्ययन, और उन्हें केवल भारत के संविधान में उन्होंने योगदान नहीं दिया, उन्होंने म्यांमार के संविधान में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। कई देशों के संविधान
निर्माण के समय BN राव साहब से राय मांगी गई थी, उनसे मदद मांगी गई थी, इन्होंने मदद किया था। सर कई बार जो एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, वो ये कहते हैं कि मनुस्मृति जो है ऐसा संविधान था इस धरातल का कि जो दुनिया का पहला संविधान था, उस संविधान को देख करके दुनिया के संविधान जो है अपना संविधान बनाए, लेकिन यहाँ उसी का विरोध होता है। मनुस्मृति मैंने पढ़ा है, जी मनुस्मृति का दंड विधान में बताना चाहता हूँ। जी किसी भी कानून का जो आत्मा होती है वो दंड विधान होता है। तो मनुस्मृति उस समय का एक संविधान ही नहीं बल्कि एक कानून था, कानून भी था। वो बहुत बड़ा एक अथाह सागर, उसको केवल संविधान बोलकर ही, अगर केवल संविधान बोला जाए तो मनुस्मृति का अपमान है। बहुत कुछ है उसमें। मैं केवल एक श्लोक का दंड विधान बता देता हूँ। एक श्लोक है, उसका अर्थ ये होता है कि अगर वैश्य कोई अपराध करता है और ऐसा अपराध जो अपराध शूद्र करता है, तो शूद्र के अपेक्षा वैश्य को 8 गुना ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए। अगर वही अपराध क्षत्रिय करता है तो वैश्य के अपेक्षा उसे 16 गुना ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए। और अगर वही अपराध कोई ब्राह्मण करता है तो उसे क्षत्रिय के अपेक्षा 32 गुना ज़्यादा दंड दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुस्मृति योग्यता के आधार पर दंड का निर्धारण भी करती थी। जो ज़्यादा जिम्मेदार था उसको ज़्यादा पनिशमेंट। जी जो ज़्यादा बुद्धिजीवी था, जो ज़्यादा बुद्धिमान था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था, अगर उससे कोई अपराध होती थी तो उसे ज़्यादा कठोर दंड दिया जाता था। तो एक ही श्लोक से हमने निचोड़ निकाल दिया। जो लोग बोलते हैं कि मनुस्मृति में शूद्रों का, महिलाओं का बहुत ज़्यादा अपमान है, ये मैं आपके माध्यम से उन्हें ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप लोग फिर से पढ़ें और इन सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद मंथन करें। सर 2027 में किसकी बनेगी सरकार? सर कौन बनेगा मुख्यमंत्री? उत्तर प्रदेश में योगी जी को छोड़कर कोई भी बन सकता है। हम इन्हें तो वोट नहीं देंगे, बहुत अच्छा पूरे जीवन इनको वोट दिया हूँ। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को मैंने पूरे जीवन वोट दिया हूँ, लेकिन अब पूरे जीवन वोट नहीं दूंगा। इसका कारण ये है कि इन्होंने पहली बात तो सामान्य वर्ग के खिलाफ बहुत सारी नीतियाँ बनाई, और दूसरी बात अपमानित किया गया। और जिन्होंने सामान्य वर्ग या खास और ब्राह्मणों को टारगेट किया गया, अपमानित किया गया। जैसे एक IAS संतोष वर्मा था, उसने बहुत गंदा ब्राह्मण बेटियों पे कमेंट किया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, गालियां दी, जूतों से मारने की बात की, कोई जनेऊ तोड़ने की बात किया। इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ। अगर ब्राह्मणों ने उस विवादित बयान को लेकर विरोध दर्ज कराया तो भाजपा से एक ही सवाल होता था कि इनके पास विकल्प क्या है। तो हमारे पास तो हजारों विकल्प हैं। हम समाजवादी पार्टी हमारी कोई दुश्मन थोड़ी है। हमारा वो जमीन हड़प के बैठी, हम उसे वोट क्यों नहीं दे सकते? जब मैं आप जैसे घृणित लोगों को, भाजपा जैसे घृणित लोगों को, जो हमारे वर्ग से, हमारे समुदाय से नफरत करते हैं, उसे वोट दे सकता हूँ, तो ये तो हमसे कम नफरत करते हैं। नफरत ये भी करते हैं लेकिन उनके अपेक्षा कम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के खिलाफ, सामान्य वर्ग के खिलाफ 3 बार सत्ता में रही है। मुलायम सिंह 1 बार, अखिलेश यादव 4 बार का रिकॉर्ड है। उन्होंने सामान्य वर्ग के खिलाफ एक भी कानून नहीं बनाया है। मैं चैलेंज करता हूँ। मायावती 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने सामान्य वर्ग के खिलाफ एक भी कानून नहीं बनाया है। भारत में ज़्यादातर कानून जो सामान्य वर्ग के खिलाफ बने हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या तो बनाए गए हैं या तो इनके सहयोग से बनाए गए हैं। चाहे वो मंडल कमीशन ले लीजिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन ले लीजिए, SC/ST एक्ट अमेंडमेंट बिल ले लीजिए, या UGC ले लीजिए, या ठेकेदारी में रिजर्वेशन ले लीजिए, आप नीट में ले लीजिए। इन्होंने कहीं का छोड़ा क्या? और विरोध करने से बोलते हैं कि इनके पास विकल्प क्या है। तो भाई हमारे पास तो हजारों विकल्प है, हम भी ब्राह्मण हैं, नहीं देंगे तुम्हें वोट। और ये भी बता रहा हूँ, जो इन्हें हराएगा उसे दूंगा, वो कोई भी होगा। सपा हराएगा तो उसे दे दूंगा, दिया नहीं हूँ कभी, लेकिन इस बार दे दूंगा, इनको हराने के लिए दूंगा। सर कहते हैं कि
योगी तिससे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर अरे नहीं। दोनों ऐसे हैं भाई, हाँ। हमाम में सब नंगे होते हैं। भाजपा है वो, तो हम भाजपा में एक को अच्छा एक को दूसरे को बुरा कैसे समझ सकते हैं। अगर योगी जी इतने ही अच्छे थे तो यूजीसी में जब विवादित नियम बनाए गए तो विरोध कर दिए होते। शांत होके बैठे हैं, आज तक इन्होंने विरोध में बयान नहीं दिया। हम कैसे अच्छा मान लें। नीट में रिजर्वेशन लाया गया, -40% है जी। योगी जी अगर बहुत ईमानदार हैं, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, तो बोले ना इसके खिलाफ। -40 नंबर पाने वाला कैसे एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो योगी जी को समझना चाहिए, बोले विरोध करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इनका मौन समर्थन है। मौन समर्थन मौन समर्थन है।